नमस्कार। वंदे मातरम दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए 3 महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं। आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि हमेशा कहता हूं, आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आप चैनल से जुड़े रहेंगे और आपकी जरूरत से जुड़ी प्रामाणिक व भरोसेमंद जानकारियां प्राप्त करते रहेंगे। साथ ही दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें। अब चलते हैं जानकारी की ओर। पहली जानकारी है PAOR से जुड़ी, जिसमें प्री 2016 और पोस्ट 2016 यानी 7वें वेतन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। 7वें वेतन आयोग का जब डेटा करेक्शन किया जाता है तो उसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाते हैं। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें अभी तक 7वें वेतन आयोग का लाभ उनकी पेंशन में नहीं मिला है। आज भी जनवरी 2025 की बात करते हुए कई ऐसे पेंशनर्स हैं जो इस सुविधा से वंचित हैं। हाल ही में डेटा करेक्शन से जुड़े लेटर जारी किए गए हैं, जिसमें 2016 से पहले और बाद के पेंशनर्स के बीच के अंतर को सुधारने का प्रयास किया गया है। इसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि डेटा में क्या बदलाव किए गए हैं और यह पेंशनर्स की पेंशन पर कैसे प्रभाव डालता है। आइए इस प्रक्रिया को और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख रहे हैं वह PAOR पे अकाउंट्स ऑफिस रिकॉर्ड्स का आधिकारिक पत्र है, जो 2 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। इस लेटर में PAOR ने रिकॉर्ड ऑफिस को संबोधित किया है और इसकी एक कॉपी PCDA प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स को भी भेजी गई है। यह लेटर 7वें वेतन आयोग से पहले और बाद के डेटा करेक्शन से संबंधित है। जी हां, यह उन पेंशनर्स के लिए है जिनके पेंशन डिटेल्स में सुधार किया जाना था। लेटर में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पेंशनर की डिटेल्स में क्या-क्या बदलाव हुए हैं। यहां एक नायक ACP1 रैंक के पेंशनर का उदाहरण लिया गया है, जिनका डेटा करेक्शन PAOR द्वारा भेजा गया है। इस लेटर में 2016 से पहले और 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद क्या-क्या बदलाव हुए हैं, उन्हें एक टेबल के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस टेबल में 7वें वेतन आयोग से पहले और बाद की पेंशन डिटेल्स में हुए परिवर्तनों को साफ-साफ दिखाया गया है। यह डेटा करेक्शन उन पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जिनके रिकॉर्ड में अब तक कोई त्रुटि रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2016 से पहले यानी 7वें वेतन आयोग से पहले उस पेंशनर का बेसिक पे 8,300 था। 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद इसे बढ़ाकर 29,200 रुपये कर दिया गया। उस समय उनका ग्रेड पे 2,800 रुपये निर्धारित किया गया था, जो कि हवलदार के पद के अनुरूप था, क्योंकि पेंशनर नायक ACP1 ACP रैंक में थे। हालांकि 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद ग्रेड पे को पूरी तरह से हटा दिया गया और इसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया गया। इसलिए 2016 के बाद की पेंशन डिटेल्स में ग्रेड पे का कोई जिक्र नहीं है। ये बदलाव 7वें वेतन आयोग की नीति के तहत किया गया था, जिसमें ग्रेड पे को समाप्त करके पेंशन और वेतन को सरल और अधिक पारदर्शी बनाया गया। आगे बात करें तो MSP मिलिट्री सर्विस पे की तो यह 2,000 रुपये था और इसमें 2016 से पहले और बाद में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी तरह क्लास पे भी 2016 से पहले 200 रुपये थी और 2016 के बाद भी यही रही। इसका कारण यह है कि क्लास पे में बदलाव जुलाई 2017 से किया गया था, इसलिए 2016 के डेटा में इसका कोई प्रभाव नहीं दिखता। अब जब हम डेटा करेक्शन प्रक्रिया की बात करते हैं तो यह उन पेंशनर्स के लिए लागू होता है जो 2016 के बाद पेंशन में आए, लेकिन उन्हें 2016 से पहले के दरों पर पेंशन दी गई। उदाहरण के लिए, अगर कोई पेंशनर फरवरी, मार्च या अप्रैल 2016 में रिटायर हुआ तो शुरुआत में उनकी पेंशन 2016 से पहले के दरों पर तय की गई थी। हालांकि 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद उनकी पेंशन को 2016 के बाद के दरों पर माइग्रेट करना आवश्यक हो गया। इस प्रक्रिया में
उनके डेटा करेक्शन के लिए डिटेल्स तैयार की जाती है और आवश्यक सुधार किए जाते हैं। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि सभी पेंशनर्स को उनके सही अधिकारों और दरों के अनुसार पेंशन मिले। इस प्रकार डेटा करेक्शन का यह सिस्टम पेंशनर्स की वित्तीय भलाई और सही रिकॉर्ड्स बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद जब पीसीडीए, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स द्वारा प्रक्रिया पूरी की जाती है तो उनका कोरिगेंडम पीपीओ जारी किया जाता है। इसके तहत पेंशनर को जितना भी बकाया एरियर होता है वह पूरी तरह से भुगतान किया जाता है। आज भी कई ऐसे पेंशनर्स हैं जो 2016 के बाद रिटायर होने के बावजूद 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन रिवीजन से वंचित हैं। उनके लिए इस तरह का डेटा तैयार किया जाता है जिसमें प्री 2016 और पोस्ट 2016 के बीच के अंतर को स्पष्ट किया जाता है। इसी आधार पर उन्हें उनका बकाया एरियर भुगतान किया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, इस प्रक्रिया के तहत 2016 से पहले और बाद वाले पेंशनर्स के डेटा में बदलाव होता है, जिससे उनकी पेंशन में वृद्धि होती है। यह डेटा करेक्शन प्रक्रिया न केवल रिकॉर्ड्स को सही बनाती है, बल्कि पेंशनर्स को उनका पूरा अधिकार सुनिश्चित करने में भी मदद करती है। चलिए अगली जानकारी पर चर्चा करते हैं, जो 18 महीने के डीएडीआर से संबंधित है। वित्त मंत्रालय द्वारा 7 जनवरी 2025 को जारी एक लेटर अब सामने आया है। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का है। यह पत्र विशेष रूप से पेंशनर्स एसोसिएशन को संबोधित किया गया है और इसमें 18 महीने के डीएडीआर एरियर के संबंध में सरकार की स्थिति स्पष्ट की गई है। यह दर्शाता है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाने का विचार कर रही है और क्या भुगतान किया जाएगा या नहीं। तो आइए इस पत्र पर नजर डालते हैं, जो कि वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा जारी किया गया है। इस जवाब में कहा गया है, सर प्लीज रिफर टू योर लेटर नंबर, यानी पेंशन एसोसिएशन द्वारा जो 16 दिसंबर 2024 को लेटर भेजा गया था उसका संदर्भ दिया गया है। यह पत्र फाइनेंस मिनिस्टर को संबोधित किया गया था और इसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 21 दिसंबर 2024 को प्राप्त किया था। यह पत्र 18 महीने के डीएडीआर एरियर के भुगतान के बारे में पेंशन एसोसिएशन द्वारा लिखे गए पत्र के संबंध में है। इस जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस विषय पर विचार किया गया है और आगे की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। इसमें सरकारी विभाग द्वारा पेंशन एसोसिएशन के पत्र का उत्तर देने का संकेत दिया गया है, जिससे यह दिखाया जा रहा है कि इस मुद्दे पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इस पत्र में सरकार द्वारा जो जवाब दिया गया है वह इस प्रकार है। इन दिस रिगार्ड इट इज कन्वेयर्ड दैट द डिसीजन टू फ्रीज 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ डीएडीआर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स ड्यू फ्रॉम जनवरी 2020 to July 2020 and January 2021 was taken in the context of COVID-19, यानी कि कोविड-19 महामारी के कारण जो निर्णय लिया गया था वह जनवरी 2020 से जुलाई 2020 और जनवरी 2021 तक के डीएडीआर एरियर को फ्रीज करने का था। इसके बाद यह बताया गया कि यह कदम आर्थिक संकट के कारण उठाया गया था ताकि सरकार के वित्तीय दबाव को कम किया जा सके। इसका मतलब है कि कोविड-19 की वजह से उत्पन्न हुए आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डीएडीआर को फ्रीज करने का निर्णय लिया था ताकि सरकारी वित्त पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। यह जवाब स्पष्ट करता है कि सरकार ने इस कदम को आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उठाया था। इस पत्र में आगे लिखा गया है, एज डी एडवर्स फाइनेंशियल impact of pandemic in 2020 and de-financing of welfare measures taken by the government had a fiscal spill over beyond financial year 2021 areas of DAR were not considered feasible। इसका मतलब है कि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में वित्तीय संकट पैदा हुआ था और सरकार ने जो वेलफेयर मेजर्स उठाए थे, जैसे फ्री राशन, मेडिकल सुविधाएं और कोरोना वैक्सीन,
उन सभी खर्चों ने सरकार की वित्तीय स्थिति को बहुत प्रभावित किया। इस कारण सरकार को 2020 से 21 के वित्तीय वर्ष में फिस्कल ओवरस्पेंडिंग का सामना करना पड़ा और इसी वित्तीय दबाव के कारण डीएडीआर एरियर का भुगतान करना फिलहाल संभव नहीं समझा गया। सरकार ने इस मुद्दे पर यह स्पष्ट किया कि इन वेलफेयर कदमों के लिए जो अतिरिक्त खर्च हुआ वह डीएडीआर एरियर के भुगतान से पहले प्राथमिकता दी गई। इस पत्र में आगे यह भी कहा गया है, गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी क्लियर्ड इट्स स्टैंड इन दिस मैटर वाइड लेटर डेटेड 23 अप्रैल 2020 और 20 जुलाई 2021। इसका मतलब है कि भारत सरकार ने पहले ही 23 अप्रैल 2020 और 20 जुलाई 2020 और 20 जुलाई 2021 के अपने पत्रों में इस विषय पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। इसके बाद यह भी कहा गया है कि द सेम वाज रिट्रेटेड टू चेयरमैन एनएसई जेसीएम वाइड लेटर डेटेड 27 सितंबर 2022 एंड इन रिप्लाई ऑफ राज्यसभा ऑन स्टेड क्वेश्चन नंबर 1685 आंसर्ड ऑन 6 अगस्त 2024। यहां यह बताया गया है कि सरकार ने 27 सितंबर 2022 को एक और पत्र के जरिए और राज्यसभा में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भी यह स्पष्ट किया कि डीएडीआर एरियर के भुगतान का कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार ने पहले ही इस मुद्दे को स्पष्ट कर दिया था और विभिन्न समयों पर भी इस पर अपनी स्थिति को दोहराया था, जिससे यह बात साबित होती है कि डीएडीआर एरियर के भुगतान का निर्णय संभव नहीं था। जैसा कि आप देख रहे हैं, सरकार समय समय पर यह जरूर कहती है कि देश की आर्थिक स्थिति सुधर चुकी है, लेकिन फिर भी 18 महीने का डीआर एरियर देने से सरकार क्यों पीछे हटती है, यह सवाल उठता है। सरकार के द्वारा वित्त मंत्रालय की ओर से जो जवाब दिया गया है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि 18 महीने का डीआर एरियर का भुगतान संभव नहीं है। इसका मतलब यह निकलता है कि या तो आर्थिक स्थिति अभी भी पूरी तरह से सुधार नहीं पाई है या फिर सरकार पेंशनर्स और कर्मचारियों को पर्याप्त महत्व नहीं देना चाहती। इस स्थिति में ऐसे लेटर सामने आते हैं जो यह साबित करते हैं कि सरकार ने इस मुद्दे को हल करने में कोई कदम नहीं उठाया है। इन सबसे यही संकेत मिलता है कि सरकार को पेंशनर्स और कर्मचारियों के हितों की प्राथमिकता नहीं दी जा रही है और इसकी वजह से कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह एक निराशाजनक स्थिति बन गई है। आइए अगली जानकारी पर चर्चा करते हैं। अगर आपको एसीपी मिला है तो भी पेंशन में एसीपी का समावेश नहीं हुआ है तो अपना क्वार्टरली स्टेटमेंट चेक करें, इससे आपका पेंशन बढ़ सकता है। जी हां, मुझे कई ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जहां पेंशनर्स को एसीपी पहले मिल चुका था और पेमेंट भी एसीपी के हिसाब से हो रहा था, लेकिन बाद में जब पेंशन को फिक्स किया गया तो एसीपी को दरकिनार कर दिया गया। अब जब पेंशनर्स जागरूक हो रहे हैं और हमारे चैनल से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें यह पता चल रहा है कि एसीपी तो पहले ही मिल चुका था और अब पेंशन को सही तरीके से एसीपी के हिसाब से फिक्स किया जाएगा। इसलिए आपको भी अपना क्वार्टरली स्टेटमेंट जरूर चेक करना चाहिए ताकि आप देख सकें कि आपको सही पेंशन मिल रही है। दोस्तों, क्या आपको भी एसीपी पहले मिल चुका था लेकिन पेंशन में इसका फायदा नहीं मिल पाया है? चलिए अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यह एक 2006 से पहले रिटायर हुए पेंशनर का क्वार्टरली स्लिप है। यह नवंबर 2004 का क्वार्टरली स्लिप है और यहां पर ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि एसीपी हवलदार लागू किया गया था। देखिए, यह पेंशन एसीपी हवलदार के हिसाब से है, यानी हवलदार के पेंशन के बराबर। इसका मतलब यह है कि एसीपी पहले ही लागू हो चुका था। यह 2004 का पीपीओ है और इस पेंशनर को पहले ही एसीपी मिल चुका था। आप देख सकते हैं कि यहां पर पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे एसीपी को लागू किया गया था और यह किस प्रकार से उनके पेंशन में दिख रहा है। इन पेंशनर को पहले एसीपी हवलदार के हिसाब से पेमेंट मिल रहा था और यह जानकारी उनके क्वार्टरली स्लिप से मिलती है। अब हम ओआरओपी 3 के लागू होने के बाद के पीपीओ को देखते हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि कैसे गड़बड़ियां हो रही हैं। यह उन्हीं पेंशनर का पीपीओ है जो 1983 में भर्ती हुए थे और 31 दिसंबर
2005 को रिटायर हुए थे, कुल 22 साल की सेवा के बाद। इनको एसीपी हवलदार पहले ही मिल चुका था, जैसा कि सेवा के दौरान दिखाया गया था। लेकिन अब इनका पेंशन पे लेवल 4 यानी नायक के हिसाब से मिल रहा था, जो कि गड़बड़ी को दर्शाता है। यह दिखाता है कि ओआरओपी 3 के लागू होने के बाद भी एसीपी के सही हिसाब से पेंशन का निर्धारण नहीं हुआ और यह पेंशनर अभी भी नायक के हिसाब से पेंशन प्राप्त कर रहा है, जबकि उनका वास्तविक एसीपी हवलदार के हिसाब से पेंशन होना चाहिए था। दोस्तों, यहां पर देखिए, इन पेंशनर को जो पेंशन मिल रहा था वह नायक के हिसाब से था। ओआरओपी 2 में इनका पेंशन रुपए 21,244 था और ओआरओपी 3 में भी नायक के हिसाब से रुपए 23,619 है, जो कि 22 साल के नायक का बेसिक पेंशन है। हालांकि इनको हवलदार का पीपीओ पहले ही 2004 में मिल चुका था जब ये सर्विस में थे, लेकिन फिर भी इनका पेंशन आज भी नायक के हिसाब से मिल रहा है, जबकि इनको हवलदार का पेंशन मिलना चाहिए था। यह केवल एक जानकारी की कमी या जागरूकता की बात है, क्योंकि इनका पार्ट 2 ऑर्डर पहले ही हो चुका है। इनका क्वार्टरली स्लिप में भी आपने देखा कि एसीपी हवलदार का एडजस्टमेंट पहले से हो चुका है, इसलिए इन्हें थोड़ा सा जागरूक होकर अपना पेंशन हवलदार के हिसाब से सही करवाना चाहिए। लेकिन इनको पेंशन गलत तरीके से दिया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप सभी को यह सलाह दी जाती है कि अपना क्वार्टरली स्टेटमेंट जरूर चेक करें, ताकि अगर एसीपी आपको पहले ही मिल चुका था तो उसका सही फायदा पेंशन में मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको इस विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आगे भी ऐसे ही उपयोगी और आपके लिए सरोकार रखने वाली जानकारी लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।